अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। आइए मादा और उसके राज समझते हैं। कभी पीरियोडिक टेबल को गौर से देखा है? एक अजीब सी बात है, ज्यादातर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो डेसिमल में क्यों होता है? जैसे 35.45। ये एक पूरा नंबर क्यों नहीं है? चलें आज इस दिलचस्प मुअम्मे को हल करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर क्लोरीन को ही ले लें। इसका एटॉमिक मास है 35.45। आखिर ये 35 या 36 क्यों नहीं? ये 0.45 कहां से आया? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो मसला पता है क्या था? एटम इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें सीधा सीधा तोलना तो बिल्कुल नामुमकिन था। जरा सोचें कि कीमियादानों के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल रही होगी कि एक अकेले एटम का वजन आखिर करें तो करें कैसे। तो फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त हल निकाला। बराह रास्त तोलने के बजाय क्यों ना एक रिलेटिव स्केल बना लिया जाए, यानी एक ऐसा पैमाना जिस पर एटमों का एक दूसरे से मवाजने किया जा सके। अच्छा, ये हल कोई रातों रात नहीं मिल गया। 1961 से पहले तक कीमियादान एक अच्छे काबिले भरोसा तरीके की तलाश में लगे रहे। फिर आखिरकार 1961 में एक नया पैमाना अपनाया गया और सबने मिलकर कार्बन 12 आइसोटोप को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मान लिया। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास आखिर है क्या चीज? बहुत आसान है। ये किसी भी उनसर के एक एटम का मास है, लेकिन कार्बन 12 के मुकाबले में, और कार्बन 12 के मास को बिल्कुल ठीक 12 मान लिया गया है। तो सारा खेल ही इस मुवाजने का है। और इस नए पैमाने की जो यूनिट है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या शॉर्ट में AMU। और ये AMU है क्या? बस कार्बन 12 एटम के मास का ठीक 12वां हिस्सा। और जरा ये नंबर तो देखें, एक AMU किलोग्राम में कितना ही छोटा है। अब समझ में आया कि साइंसदानों ने ये रिलेटिव स्केल क्यों बनाया। भाई, किलोग्राम में तोलने से तो ये कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है। अगर हमारा स्टैंडर्ड यानी कार्बन 12 एक पूरा नंबर है, तो फिर बाकी एलिमेंट्स के मास में ये डेसिमल यानी अशारिया कहां से आ जाता है? लगता है हमारा मुअम्मा अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ। और यहीं पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट। असल बात यह है कि ज्यादातर एलिमेंट्स कुदरत में अकेले नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मिक्सचर की शक्ल में पाए जाते हैं। इसका मतलब किसी एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे नहीं होते। अच्छा, इसको समझने के लिए दो चीजें जानना जरूरी हैं। एक है आइसोटोप्स, ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर अलग अलग होता है। और दूसरी चीज है आइसोटोपिक अबेंडेंस। ये बस ये बताती है कि कुदरत में कौन सा आइसोटोप कितने % मौजूद है। तो ये है हमारे मुअम्मे का हल। पीरियोडिक टेबल पर जो नंबर हम देखते हैं ना, वो किसी एक एटम का मास नहीं होता, बल्कि वो इस एलिमेंट के तमाम कुदरती आइसोटोप्स का एक वेटेड एवरेज यानी वजनी औसत होता है। और ये वजनी औसत निकालते कैसे हैं? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। हम हर आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन सबको आपस में जोड़ देते हैं और आखिर में 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलें इसको एक असली मिसाल से समझते हैं। यहां देखें, ये क्रिप्टॉन के 5 कुदरती आइसोटोप्स हैं। गौर करें कि हर एक का मास और उसकी अबंडेंस यानी वो कुदरत में कितना पाया जाता है अलग अलग है। अब इसी डेटा से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, हर आइसोटोप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। दूसरा स्टेप, जो भी जवाब आए उन सबको आपस में जमा कर लें। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इस टोटल को 100 से डिवाइड कर दें और बस वेटेड एवरेज मिल जाएगा। और ये रही क्रिप्टॉन की पूरी कैलकुलेशन। देखिए कैसे अलग अलग आइसोटोप्स के मास और उनकी परसेंटेज मिलकर आखिर में 83.7 AMU का जवाब दे रहे हैं। साइंसदान बिल्कुल इसी तरीके से ये वैल्यू निकालते हैं। और हमारा माखिज भी यही कहता है कि अनासर की इजाफी एटमिक कमियत को एटमिक कमियत इकाई AMU में जाहिर किया जाता है। यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो लीजिए, एटमिक कमियत का मुअम्मा हल हो गया। पीरियोडिक टेबल पर जो डेसिमल वाले नंबर्स नजर आते हैं वो असल में उस एलिमेंट के पूरे आइसोटोप खानदान का वेटेड एवरेज हैं। ये किसी एक एटम का वजन नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव एवरेज है। अब जबकि ये तरीकाकार बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, तो एक सवाल जहन में आता है, अगर हमें लीड यानी सीसे के आइसोटोप्स और उनकी अबेंडेंस बता दी जाए, तो क्या इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास भी उसी तरह कैलकुलेट की जा सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। Join us and register now for online transformation.